आखिर क्यों अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते बाद ही अरेस्ट कर दिया गया एंड केवल 10 घंटों के अंदर ही छोड़ दिया गया? क्यों साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के शादी करने पर उनके ऊपर एफआईआर हो गया था एंड उनके मैरिज को लगभग 1 सालों के लिए डिले कर दिया गया? वही वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूँ कैसे जूनियर एनटीआर की ये वेडिंग साउथ सिनेमा की अब तक की सबसे रॉयल एंड एक्सपेंसिव वेडिंग में से एक है, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। वहीं क्यों तमिल इंडस्ट्री के गॉड कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार थलापति विजय को कौवा बोल दिया था, और क्या सच में इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी प्रभास एक बारी नशे के हालत में थाईलैंड के सड़कों पर नूड घूम रहे थे? सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं साउथ इंडस्ट्री के कुछ ऐसे बड़े सुपरस्टार के डार्क साइड और बिग कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि शायद आप सभी को पता ना हो। सो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करना। रजनीकांत, जो कि साउथ सिनेमा के ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक है। तमिलनाडु में रजनीकांत की इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है कि वहां की पब्लिक रजनीकांत को गॉड की पूजती है, और कई जगह तो इनके नाम से मंदिर भी बनी हुई है। बताया जाता है कि जब भी रजनीकांत की फिल्में रिलीज होती हैं, उस दिन तमिलनाडु की बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अपने एम्प्लॉय के लिए हॉलिडे रख देती है, ताकि वो रजनीकांत के फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो इजीली देख सके। सोचो, इस हद तक तमिलनाडु में रजनीकांत की फैन फॉलोइंग है। इंडियन सिनेमा में बहुत ही ऐसे रेयर एक्टर होंगे जिनका नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ना जुड़ा हो। अगर कोई एक्टर किसी एक्ट्रेस के साथ कुछ नॉन स्टॉप फिल्में कर दे तो ऑटोमेटिक इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ने लगता है, एंड फिर ऐसी र्यूमर्स निकल के आने लगती है ये एक्टर एंड एक्ट्रेस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सो इसका शिकार हमारे रजनीकांत भी हुए हैं। 1980s के स्टार्टिंग में तमिल सिनेमा की सिल्क स्मिथा करके एक एक्ट्रेस एंड डांसर हुआ करती थी, जो कि अपने बोल्ड डांस स्टेप एंड बोल्ड पर्सनालिटी के लिए जानी जाती थी। उनकी फर्स्ट तमिल फिल्म 1983 में रिलीज हुई मुंद्रम पिरई थी, जिसमें वो कमल हसन एंड श्रीदेवी के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। फिल्म में उन्होंने अपने ग्लैमर एंड बोल्ड डांस स्टेप से पब्लिक का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर उसी साल उन्होंने रजनीकांत के साथ जीत हमारी, थंगा मगन, पायम पुली और सिवापू सूर्या जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में कुछ ऐसे वल्गर डांस स्टेप थे जिसकी वजह से ये दोनों लाइमलाइट में आए। बाद में ऐसे भी र्यूमर्स निकल के आई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड रिलेशनशिप में हैं। देखो, अगर कोई भी एक्टर किसी एक्ट्रेस के साथ लगातार फिल्में करता है तो ये नॉर्मल सी बात है, पब्लिक दोनों का नाम साथ में जोड़ेगी ही। बट ऑफिशियली इन दोनों के रिलेशनशिप की बात बिल्कुल भी रियल नहीं थी, बस ये एक र्यूमर्स थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ठीक इसके 2 साल पहले यानी 1981 में रजनीकांत की लता रजनीकांत से शादी भी हुई। सो आई एम श्योरली रजनीकांत की इस डेटिंग र्यूमर से लता रजनीकांत काफी अपसेट हुई होंगी। वहीं दूसरी साइड सिल्क स्मिथा को उस टाइम पर तमिल इंडस्ट्रीज का बी ग्रेड एक्ट्रेस माना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी मोस्टली फिल्मों में रोमांटिक सीन एंड वल्गर डांस स्टेप ही किया था, जिसके चलते ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन पब्लिक उन्हें एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर देखने लगी थी। सिल्क स्मिथा की रियल लाइफ एंड ऑन स्क्रीन में काफी डिफरेंस था। कुछ सोर्सेज की माने तो सिल्क स्मिथा रियल लाइफ में एक अनहैप्पी पर्सन थी एंड उनकी लाइफ अप्स एंड डाउन से गुजर रही थी। साथ ही वो फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई एंड 1996 में उन्होंने अपने चेन्नई के अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया। 2011 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म द डर्टी पिक्चर सिल्क स्मिथा के लाइफ से ही इंस्पायर्ड थी, जिसमें विद्या बालन ने बोल्ड एंड बिंदास तरीके से सिल्क स्मिथा के कैरेक्टर को प्ले करा था। साथ इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी भी नजर आए थे। फिल्म रिलीज होते ही रजनीकांत के फैंस ने इस फिल्म को पूरी तरह घेर लिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर यंग सिल्क स्मिथा यानी विद्या बालन के लिए लस्ट एंड डिजायर रखता था। तो इसी को देखते हुए रजनीकांत के फैंस को ऐसा लगा कि ये नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर बल्कि और कोई नहीं रजनीकांत ही है। फिर होना क्या था, रजनीकांत के फैंस ने इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और गुस्से में आकर उन्होंने इस फिल्म के मेकर्स को वायलेंस की धमकी देने लगे। बाद में फिल्म के मेकर्स ने इस पर क्लैरिफाई देते हुए कहा कि फिल्म में जो नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है वो एक एज्ड कैरेक्टर है, एंड जब रजनीकांत अपने करियर के पीक और अपने यंग एज में थे तब उन्होंने सिल्क स्मिथा के साथ काम किया था। सो फिल्म में दिखाया गया नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, ना कि रजनीकांत है। एट द एंड ये मैटर पूरी तरह क्लोज हो गया। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि रजनीकांत का नाम किसी एक्ट्रेस या फिर किसी लेडी के साथ जोड़ा गया हो।
डॉक्टर गायत्री श्रीकांत के द्वारा रजनीकांत की लाइफ पर लिखी बायोग्राफी बुक द नेम इज रजनीकांत के अकॉर्डिंग रजनीकांत को एक लेडी से फर्स्ट लव तब हुआ था जब वो बैंगलोर में बस कंडक्टर का काम कर रहे थे। बताया जाता है कि रजनीकांत उस लेडी से काफी ज्यादा प्यार करते थे एंड उनसे शादी भी करना चाहते थे। बट शादी की बात को लेकर जब रजनीकांत उस लेडी से मिलने गए तो उस लेडी ने रजनीकांत को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो बहुत सांवले हैं और गुंडे जैसे दिखते हैं। फिर कहा जाता है कि इसी बात को लेकर रजनीकांत मन ही मन ये ठान लेते हैं कि वो बस शादी करेंगे तो केवल गोरी लड़की से ही करेंगे एंड ठीक उन्होंने ऐसे ही किया। 1981 में उन्होंने लता रजनीकांत से शादी करी एंड उनके आज 2 बच्चे भी हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। वहीं आज से 3 साल पहले यानी 2023 में रजनीकांत ने अपनी फिल्म जेलर के ऑडियो लॉन्च के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया था कि जिससे थलपति विजय के फैंस काफी अपसेट हो गए। वो रजनीकांत को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे। तो बात कुछ ऐसी थी कि 2023 में रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर के ऑडियो लॉन्च के दौरान अपनी स्पीच में एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं कि पक्षियों की दुनिया में एक कौवा हर किसी को परेशान करता है, हालांकि एक बाज हमेशा बेअसर रहता है। दरअसल जब एक कौवा बाज को परेशान करता है तो बाज किसी तरह से रिएक्ट नहीं करता है, वो बस और ऊंचाई पर पहुंच जाता है और एक बड़ी ताकत जैसे कि बाज कौवे के कामों से परेशान नहीं होती है। फिर इसके बाद रजनीकांत की ये स्पीच पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसी बात को लेकर थलापति विजय के फैंस रजनीकांत को ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। विजय के फैंस को ऐसा लग रहा था कि इस स्टोरी में रजनीकांत ने विजय को कौवा एंड अपने आप को बाज बताया है। विजय के फैंस ने ये भी क्लेम किया कि रजनीकांत विजय के सक्सेस एंड उनकी पॉपुलैरिटी से जेलस फील करते हैं। ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि सामने से आके रजनीकांत ने ये क्लैरिफाई किया कि वो कहानी किसी भी तरह से विजय के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा कि विजय उनके कॉम्पिटिटर नहीं है और वो विजय की फिल्मों की सफलता एंड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स का बहुत सम्मान करते हैं। बट देखो, विजय के फैंस की ये बात भी सही हो सकती है क्योंकि आज से 3-4 साल पहले रजनीकांत की मैक्सिमम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। वहीं इसके ऑपोजिट विजय की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर हो रही थी। इसके साथ ही विजय की फिल्में रजनीकांत की फिल्मों के कंपेयर में बॉक्स ऑफिस पर अधिक कलेक्शन करती थी। इसके साथ ही फैन फॉलोइंग के कंपेयर में भी विजय ने रजनीकांत को पीछे छोड़ दिया है। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि थलपति विजय अभी तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं एंड उनके सीएम बनने पर साउथ इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार ने उन्हें सोशल मीडिया पर कांग्रेट्स करा है, सिवाय रजनीकांत के। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए विजय के फैंस ने फिर से रजनीकांत को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और कहने लगे कि अभी भी रजनीकांत विजय से जेलस फील करते हैं एंड उनके सीएम बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट अभी कुछ दिनों पहले रजनीकांत ने अपने चेन्नई वाले घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूरी तरह क्लैरिफाई कर दिया कि उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट आते ही विजय को बधाई दी थी। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि विजय का चीफ मिनिस्टर बनना उनके लिए बेहद शॉकिंग करने वाला था क्योंकि वे सीधे 2 मेजर एस्टैब्लिश्ड पार्टियों के अगेंस्ट लड़ रहे थे। वहीं जब मीडिया वाले ने रजनीकांत से विजय से जेलस एंड उनके चीफ मिनिस्टर बनने के क्वेश्चन किया तो सडनली रजनीकांत ने जवाब देते हुए कहा कि रजनीकांत कोई घटिया या नीच किस्म का इंसान नहीं है जो बेवजह किसी और बात पर कमेंट करे। मैं तो राजनीति में हूँ ही नहीं तो विजय से जलन क्यों करूँ? शायद कमल के मुख्यमंत्री बनने पर जलन हो। विजय और मेरे बीच 25 साल का अंतर है। अगर हम ये करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो, रजनीकांत ने अपनी बातों से इनडायरेक्टली ये तो कंफर्म कर दिया कि उनके मन में विजय के लिए कोई भी हेट या फिर कोई भी जलन नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि इन दोनों के फैंस अपने हीरो के लिए टाइम टू टाइम लड़ते रहते हैं। वहीं इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मुझे कुछ ऐसा दिखा कि अगर आप प्रभास के डाई हार्ड फैन हो तो इसे सुन के आप शॉक जरूर होने वाले हो। तो एक बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट में ये बताया गया कि 2009-10 के आसपास डायरेक्टर निर्देशक पुरी जगन्नाथ, जो महिलाओं से नफरत करने वाला एक ऐसा घिनौना इंसान है जो वांगा को भी शर्मिंदा कर सकता है, वो खुद मानता है कि वो नशे का आदी है। लेकिन जब वो प्रभास को एक फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था तब पुरी ने प्रभास को भी नशे का आदी बना दिया। प्रभास नशे में इतना चूर था कि अफवाह फैल गई कि वो थाईलैंड में नग्न अवस्था में घूमता हुआ पाया गया था। बाद में उसके परिवार ने उसका नशा छुड़ाया। कुछ वर्षों बाद पुरी जगन्नाथ एक बड़े पैमाने पर ड्रग जांच और उसके बाद हुए घोटाले में फंस गए। सो आप सभी को बता दूं कि ये बात पूरी तरह गलत है। ये बस इंटरनेट जैसे कि रेडिट पर फैलाई गई एक फेक र्यूमर्स है। बट हाँ, डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की ये बात की सही है कि 2017 में ड्रग्स रैकेट के चक्कर में पुलिस ने उनसे काफी टाइम तक पूछताछ की थी, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रभास की ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो
वो नशे के चक्कर में थाईलैंड के सड़कों पर न्यूड घूम रहे थे। ये बस प्रभास के हेटर्स द्वारा इंटरनेट पर फैलाई गई एक फेक न्यूज है ताकि प्रभास की इमेज खराब हो जाए। इसके ऑपोजिट प्रभास खुद ड्रग्स के अगेंस्ट अवेयरनेस कैंपेन का एक्टिव रूप से सपोर्ट करते हैं। उन्होंने यूथ को इससे दूर रहने की रिक्वेस्ट करते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट के से नो टू ड्रग्स कैंपेन के तहत बाकायदा वीडियो संदेश भी जारी किए हैं। तो प्रभास जैसे बड़े एक्टर का नाम ड्रग्स के साथ जोड़ना ये पूरी तरह बेसलेस एंड नॉनसेंस चीज है। वहीं प्रभास ने अपने केवल एक फिल्म के लिए अपने प्रेशियस 5 साल डेडिकेट कर दिए एंड वो फिल्म है बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2, जिसने प्रभास को इंडिया के फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी इंडिया के कोने कोने तक पहुंच गई। तो बताया जाता है कि इन्हीं 5 सालों के अंदर प्रभास ने लगभग 30 से लेकर 40 करोड़ का ब्रांड एंडोर्समेंट का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था एंड दूसरी फिल्म ना करने की वजह से उनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गई थी, जिसके बाद राजामौली ने उन्हें 10 करोड़ रुपए का चेक भी दिया था। कहा जाता है कि फिल्म के लगभग 250 दिनों की शूटिंग के बाद प्रभास इस फिल्म को छोड़ने का मन बना रहे थे, क्योंकि वो इस फिल्म के लंबी मेकिंग प्रोसेस के कारण मेंटली और फिजिकल काफी ज्यादा थक चुके थे। बट कैसे ना कैसे करके वो इस फिल्म को पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं एंड बाद में ये फिल्म रिलीज होती है और ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर क्या हिस्ट्री क्रिएट करती है ये मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। फिल्म रिलीज होने के बाद 2018 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ये स्टेटमेंट देते हैं कि इन फ्यूचर में वो कभी भी अपनी किसी एक प्रोजेक्ट को 5 साल का टाइम नहीं देंगे। उनका कहना था कि एक एक्टर के रूप में उनके पास लिमिटेड टाइम होता है एंड किसी एक फिल्म में इतना लंबा टाइम देना उनके करियर के लिए अच्छा नहीं है। देखो, प्रभास की ये बात भी सही है। प्रभास ने बाहुबली 1, बाहुबली 2 के लिए लगभग 5 सालों का टाइम दिया, बट अगर सोचो बाहुबली के दोनों पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती तो हो सकता था कि प्रभास का करियर वहीं पर एंड हो जाता। इसलिए बहुत सारे बॉलीवुड या फिर साउथ के एक्टर किसी एक फिल्म को इतना टाइम देने से बचते डरते हैं। जूनियर एनटीआर तेलुगु इंडस्ट्रीज का ऐसा सुपरस्टार जिसका सीधे कंपेयर प्रभास एंड अल्लू अर्जुन से किया जाता है, क्योंकि इनकी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में काफी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। जूनियर एनटीआर की 2004 में रिलीज हुई फिल्म आंध्रा वाला के ऑडियो लॉन्च पर लगभग 9 से 10 लाख लोगों की क्राउड आई थी, जिसकी देखकर वहां की गवर्नमेंट ने 10 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई थी। कहा जाता है कि इतनी ज्यादा क्राउड देखकर साउथ इंडस्ट्री शॉक में चली गई थी, क्योंकि वहां पर आज तक किसी भी साउथ एक्टर या फिर किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए इतनी ज्यादा क्राउड कभी नहीं आई थी। वहीं से तेलुगु इंडस्ट्री को ये पता चल गया था कि उनका एक नया सुपरस्टार बॉर्न हो चुका है। अभी जूनियर एनटीआर डायरेक्ट प्रशांत नील के साथ अपनी आने वाली गैंगस्टर एक्शन फिल्म ड्रैगन की वजह से लाइमलाइट में है। अभी कुछ दिनों पहले इस फिल्म के फर्स्ट लुक ग्लिम्स को रिलीज किया गया था, जिसे पब्लिक की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो बात है 8 जून 2010 की, जब जूनियर एनटीआर अपनी वाइफ लक्ष्मी प्रांति से अरेंज मैरिज कर रहे थे। जूनियर एनटीआर की ये वेडिंग साउथ इंडस्ट्रीज की रॉयल एंड ग्रैंड वेडिंग में से एक थी, जिसका बजट अराउंड 100 करोड़ के आसपास बताया गया। तो इसी के बीच में हैदराबाद के एक वकील ने जूनियर एनटीआर के ऊपर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जूनियर एनटीआर की वाइफ यानी लक्ष्मी प्रांति की एज केवल 17 साल ही थी। एंड इंडिया में किसी भी लड़के या फिर किसी भी लड़की की 18 साल के कम एज में शादी करना एक तरह क्राइम माना जाता है। वहीं इसके रिप्लाई में एनटीआर फैमिली ने इस कंट्रोवर्सी को आगे ना बढ़ाते हुए जूनियर एनटीआर की शादी को 1 साल के लिए डिले कर दिया। एंड जब लक्ष्मी प्रांति 18 साल की हो गई तो ठीक 1 साल बाद यानी 5 मई 2011 को जूनियर एनटीआर एंड लक्ष्मी प्रांति की काफी ग्रैंड तरीके से शादी होती है। एंड जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि इनकी शादी में करोड़ों रुपए उड़ाए गए थे, जिसमें 18 करोड़ का तो केवल शादी का मंडप ही था। वहीं जूनियर एनटीआर की वाइफ यानी लक्ष्मी प्रांति की शादी भी 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में थी। आप सभी को बता दूं कि जूनियर एनटीआर के दादाजी यानी एनटी रामाराव तेलुगु इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर में से एक थे, जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इसके साथ ही वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। साथ ही वो समाज सेवक भी थे, जो कि लोगों की टाइम टू टाइम हेल्प करते थे। इसी इमेज ने उनको पब्लिक की नजर में उनका मसीहा बना दिया। वहीं जूनियर एनटीआर के फादर यानी नंदमुरी हरिकृष्णा, जो कि एक एक्टर, प्रोड्यूसर एंड पॉलिटिशियन थे, तो इतनी पॉपुलर, रिच एंड रॉयल फैमिली होने के बाद अगर जूनियर एनटीआर की शादी में 100 करोड़ रुपए लग जाते हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं। वहीं कहा जाता है कि जूनियर एनटीआर की शादी में बड़े बड़े एक्टर के साथ बड़े बड़े बिजनेस एंड कुछ बड़े पॉलिटिशियन भी पहुंचे थे। वहीं जूनियर एनटीआर ने अपने वेडिंग में अपने 12,000 फैंस को भी इनवाइट किया था। जूनियर एनटीआर की ये ग्रैंड वेडिंग वहां के लोकल टीवी चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम हुई थी। एंड जूनियर एनटीआर की ये ग्रैंड वेडिंग अब तक की साउथ इंडस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव एंड रॉयल वेडिंग में से एक मानी जाती है। वहीं आखिर क्यों जूनियर एनटीआर के दादाजी यानी एनटी रामाराव ने जूनियर एनटीआर को बचपन में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था? तो बात कुछ ऐसी थी कि
जूनियर एनटीआर के फादर यानी नंदमुरी हरिकृष्णा ने 2 शादियां की थी। उन्होंने अपनी फर्स्ट मैरिज 22 फरवरी 1973 को लक्ष्मी कुमारी से की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, जानकी राम एंड कल्याण राम। कल्याण राम वही हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में जूनियर एनटीआर के प्रोडक्शन हाउस कंपनी एनटीआर आर्ट्स को मैनेज करते हैं। फिर नंदमुरी हरिकृष्णा ने अपनी सेकेंड मैरिज 1981 में शालिनी से की थी, जिनसे उनका एक ही बच्चा हुआ एंड वो है हमारे जूनियर एनटीआर। कल्याण राम की सौतेली मां होने की वजह से शालिनी एंड जूनियर एनटीआर को बचपन से ही फैमिली का मेंबर नहीं माना गया एंड उनके दादाजी यानी एनटी रामाराव और उनके अंकल नंदमुरी बालकृष्णा भी इससे काफी नाराज थे। जूनियर एनटीआर एंड उनकी मॉम शालिनी को स्टार्टिंग से वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। एक बार तो जूनियर एनटीआर के दादाजी यानी एनटी रामाराव ने जूनियर एनटीआर एंड उनकी मॉम को अपने बंगलों में रहने से मना कर दिया, बट टाइम के साथ सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई एंड बाद में एनटी रामाराव ने जूनियर एनटीआर एंड उनकी मॉम को एक्सेप्ट कर लिया। कहा जाता है कि जूनियर एनटीआर को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाने में उनके दादाजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जूनियर एनटीआर 2 बड़े सुपरस्टार एंड 2 बड़े पॉलिटिशियन के बेटे थे, जिसके चलते उनका इजीली फिल्में मिलती गई। वहीं शादी से पहले जूनियर एनटीआर का अफेयर 1-2 एक्ट्रेसेस के साथ भी रह चुका है। करियर के स्टार्टिंग में जूनियर एनटीआर के साथ काम कर चुकी तेलुगु एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का नाम जूनियर एनटीआर के साथ भी जोड़ा गया था। रूमर्स ऐसी भी निकल के आ रही थी ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड शादी भी करना चाहते हैं, बट जूनियर एनटीआर की मॉम इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, सो जूनियर एनटीआर एंड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी की रिलेशनशिप की एंडिंग यहीं पर हो गई। इसके साथ ही जूनियर एनटीआर एंड एक्ट्रेस गजरा की लिंकअप की भी खबरें मार्केट में खूब उड़ी थी, बट एट दी एंड ये बस रूमर बनकर ही रह गई। वहीं 2009 में एक चुनाव प्रचार के दौरान जूनियर एनटीआर का हॉरिफिक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनको काफी सीरियस इंजरी हुई थी एंड यहाँ तक कि वो कोमा में भी चले गए थे, जिससे कि उनके फैंस काफी ज्यादा डर गए थे। बट कुछ टाइम बाद जूनियर एनटीआर एकदम फिट होकर वापस लौटे। अल्लू अर्जुन इंडियन सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे लोग प्यार से बनी एंड आइकॉन स्टार भी कहते हैं। पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अल्लू अर्जुन को इंडस्ट्री में पहचान 2004 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म आर्या से मिली थी, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। पहले इस फिल्म के लिए डायरेक्टर सुकुमार की फर्स्ट चॉइस अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि प्रभास थे, बट बिजी शेड्यूल होने के कारण प्रभास ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। फिर बाद में जाके ये प्रोजेक्ट अल्लू अर्जुन को मिला। ठीक इसी तरह डायरेक्टर सुकुमार की पुष्पा फिल्म पहले अल्लू अर्जुन को नहीं बल्कि महेश बाबू को ऑफर की गई थी। महेश बाबू इस फिल्म से जुड़ भी गए थे एंड इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का भी काम स्टार्ट हो गया था, बट सडनली महेश बाबू इस फिल्म से बाहर हो गए। रीजन क्रिएटिव डिफरेंट बताया गया। महेश बाबू की तरफ से कहा गया कि वो कभी भी स्क्रीन पर पुष्पा की तरह के एंटी हीरो वाले कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते। आप सभी को बता दूं कि पहले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल फिल्म महेश बाबू को ऑफर की थी, बट जैसा कि हम सभी को पता है कि एनिमल फिल्म में रणवीर कपूर का कैरेक्टर एक एंटी हीरो वाला कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से महेश बाबू ने ये फिल्म भी रिजेक्ट कर दी। वहीं महेश बाबू की पुष्पा फिल्म के रिजेक्ट करने के बाद ये फिल्म अल्लू अर्जुन को मिली एंड हम सभी को ऑलरेडी पता है कि पुष्पा एंड पुष्पा 2 रिलीज होती ही बॉक्स ऑफिस पर क्या हिस्ट्री क्रिएट करती है। सो अल्लू अर्जुन की ये कंट्रोवर्सी उनकी फिल्म पुष्पा 2 से ही जुड़ी है। तो पुष्पा 2 4 दिसंबर 2024 को पूरे देश भर में रिलीज होती है एंड ये फिल्म रिलीज होते ही साउथ व या नॉर्थ हर जगह हाउसफुल जा रही होती है एंड उसी दिन संध्या थिएटर के बाहर अल्लू अर्जुन के फैंस उनकी फिल्म को जमकर सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर सडनली अल्लू अर्जुन बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए या फिर बिना किसी पुलिस फोर्स के वहां पर पहुंच गए। फिर होना क्या था, अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए वहां पर फैंस की भीड़ उमड़ गई एंड थोड़ी देर बाद वो क्राउड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो क्राउड अनकंट्रोल्ड हो गई और भगदड़ में बदल गई एंड इसी भगदड़ में 39 साल की विमेन रेवती की डेथ हो गई एंड उसके 9 साल के बच्चे को काफी सीरियस इंजरी आई, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और अल्लू अर्जुन एंड संध्या थिएटर ऑनर पर सेफ्टी रूल के लिए आर्टिकल 105 और 118 के तहत मामला दर्ज करती है और अल्लू अर्जुन एंड थिएटर ऑनर को अपने कस्टडी में लेके नेक्स्ट डे चिक्कलपल्ली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाती है एंड इसके एक हफ्ते बाद यानी 13 दिसंबर को सुबह अल्लू अर्जुन के जुबली हिल वाले घर से पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है एंड एक रात पुलिस स्टेशन में बिताने के बाद नेक्स्ट डे अल्लू अर्जुन को रिहाई मिल जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद स्थानीय कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन उसी दिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल दे दी थी। बाद में 4 जनवरी 2025 को उन्हें रेगुलर जमानत भी मिल गई थी। वहीं इस इंसिडेंट में जान गंवाने वाली महिला यानी रेवती के हस्बैंड यानी भास्कर ने क्लियरली से कहा है कि वो इस हादसे के लिए सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस लेने की भी इच्छा जताई थी। वहीं इस घटना पर दुख जताते हुए अल्लू अर्जुन ने रेवती के फैमिली को अपने फादर यानी अल्लू अरविंद एंड पुष्पा की पूरी टीम की तरफ से 2 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प भी की। जहां इस इंसिडेंट में जान गंवाने वाली रेवती के हस्बैंड यानी भास्कर ने इस इंसिडेंट के लिए अल्लू अर्जुन को बिल्कुल भी दोषी नहीं माना, वहीं दूसरी तरफ अल्लू
अल्लू अर्जुन के हेटर एंड कुछ गुस्साए लोगों ने अल्लू अर्जुन के जुबली हिल वाले घर पर पत्थरबाजी और सड़े हुए टमाटर फेंके, बट टाइम के साथ ये मैटर धीरे धीरे शांत हो गया। आज से 3 महीने पहले यानी फरवरी के स्टार्टिंग में रॉयल एनफील्ड की पूर्व ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट कावेरी बरुआ ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए लगभग 42 डूज एंड डोंट्स का एक डॉक्यूमेंट्स होता है। आप इन 42 रूल्स एंड प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद ही अल्लू अर्जुन से मिल सकते हैं। Allu Arjun, the mega star of Hyderabad. Yeah. South Stars comes with entourage. He had, like, before meeting him, we had a note which had 42 do's and don'ts. Oh my God. And they have manager ka manager ka manager. And उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताया कि मेरा एक रोचक किस्सा अल्लू अर्जुन से जुड़ा है। हैदराबाद के मेगा स्टार, साउथ के स्टार्स अपने बड़े दल बल के साथ आते हैं। अर्जुन से मिलने से पहले हमें एक नोट दिया गया जिसमें 42 नियम दिए गए थे। वहाँ मैनेजर के मैनेजर का भी एक मैनेजर था। वो लोग काफी स्ट्रिक्ट थे, जैसे सर की आंखों में मत देखना, उनसे हाथ मत मिलाना, ये सब उनका नियम था जिसकी वजह पता नहीं। इसके साथ ही कावेरी ने अल्लू अर्जुन के एक और नियम के बारे में बताते कहा कि मुझे अल्लू अर्जुन से एक हाथ की दूरी बनाए रखने को कहा गया था। आप अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब वो कमरे में आए तो मैं पीछे बैठे फोन चला रही थी, इतने में उनका बॉडीगार्ड आया और मेरे हाथ से फोन छीन ले गया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं बस अपना काम कर रही थी, पर हाँ उनके आसपास फोन की इजाजत नहीं है। देखो अभी तक तो ये ऑफिशियली पता नहीं चला है कि कावेरी बरुआ अल्लू अर्जुन की ब्रांड डील के लिए साथ नजर आए थे, बट जैसे ही कावेरी बरुआ का ये इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद फैंस 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। जहाँ एक तरफ अल्लू अर्जुन के सपोर्टर का कहना था कि इतने बड़े सुपरस्टार के सेफ्टी को देखते हुए ये रूल्स एंड प्रिकॉशंस काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि इतने सुपरस्टार को लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक एक्टर के पास इतना ईगो नहीं होना चाहिए कि उनके सामने कोई फोन नहीं चला सके, उनसे कोई आंख से आंख ना मिला सके एंड उनसे कोई हाथ भी ना मिला सके। इसके बाद अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया गया कि अल्लू अर्जुन के बारे में हाल ही में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से निराधार और असत्य है। उन्होंने हमेशा अत्यंत गरिमा और सम्मान के साथ अपना आचरण किया है। हम इन झूठे आरोपों को गंभीरता से लेते हैं। हमारी कानूनी टीम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू कर रही है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वो अप्रमाणित जानकारी फैलाने से बचे। अल्लू अर्जुन की टीम के इस स्टेटमेंट के बाद ब्रांड मैनेजर कावेरी बरुआ एंड उस पॉडकास्टर ने इसके लिए पब्लिकली माफी मांगी। आप सभी को बता दूं कि अगर कोई भी बड़ा सुपरस्टार किसी सुपरस्टार से आगे निकलता है तो कोई ना कोई उसके अगेंस्ट उसकी नेगेटिव पीआर करवाना स्टार्ट कर देता है ताकि उस एक्टर की इमेज खराब हो जाए। एंड वही सेम थिंग अल्लू अर्जुन के साथ भी हुई थी। सोचो अगर अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए 42 रूल्स एंड प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता तो एक अल्लू अर्जुन का फैंस पुष्पा बनकर घूमता है एंड वो अल्लू अर्जुन से इजीली मिल लेता है। एंड वही पुष्पा 2 के रिलीज के टाइम यूपी से एक अल्लू अर्जुन का फैन हैदराबाद जाके उनके घर पर मिलता भी है एंड अल्लू अर्जुन के साथ फोटो भी क्लिक करवाता है। तो अब क्या अल्लू अर्जुन के इन दोनों फैंस को अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए उनके 42 रूल्स एंड प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ता? नहीं ना। तो बात वहीं पे आ जाती है। एक सुपरस्टार के स्टारडम को बहुत से लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते एंड फिर उस एक्टर की जमकर नेगेटिव पीआर करवाई जाती है। आप मेरी बात पे बिलीव करो या ना करो, बट इंडियन सिनेमा के हर इंडस्ट्रीज में बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो दूसरे एक्टर की जमकर नेगेटिव पीआर करवाते हैं। ये बात 99% सच है। वहीं अल्लू अर्जुन एंड मेगा स्टार चिरंजीवी की फैमिली के बीच में अनबन की खबर भी बाहर निकल कर आती रहती है। अभी 1-2 सालों पहले अल्लू अर्जुन ने अपने छोटे फूफा जी यानी पवन कल्याण के पार्टी के सपोर्ट करने के बजाय उल्टा उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पार्टी को सपोर्ट किया, जिसके बाद इन दोनों की फैमिली के बीच में थोड़ी बहुत अनबन की खबर सुनने को मिली थी। इसके साथ ही रामचरण एंड अल्लू अर्जुन के बीच में स्टारडम की रेस लगी रहती है, कोई किसी से आगे ना निकल जाए। पब्लिकली इन दोनों की फैमिली के बीच में सारी चीजें तो काफी सही नजर आता है एंड ये एक दूसरे की फैमिली फंक्शन एंड शादी भी अटेंड करते हैं। बट अंदर की खबर ऐसी कहती है इन दोनों की फैमिली के बीच में किसी न किसी चीज को लेकर खटास तो जरूर है। वहीं अगस्त 2014 में अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने नियमित शराब पीकर गाड़ी चलाने की टेस्ट के दौरान रोका था, जिसका लीक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें उन्हें ऑफिसर से आर्ग्यूमेंट करते एंड शुरू में ब्रेथलाइजर में फूंक मारने से इनकार करते हुए दिखाया गया था। इसके बाद अल्लू अर्जुन को ऑनलाइन काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद यानी 2017 में उन्होंने हैदराबाद यातायात पुलिस के साथ मिलकर फैंस से ये पब्लिकली रिक्वेस्ट किया कि वे कभी भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। साउथ इंडस्ट्री का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे लोग टॉलीवुड का प्रिंस कहते हैं एंड वो है नन अनदर देन महेश बाबू। महेश बाबू अभी डायरेक्टर राजामौली के साथ अपनी आने वाली पैन इंडिया फिल्म वाराणसी के चलते काफी लाइमलाइट हैं। वैसे तो महेश बाबू की लाइफ से जुड़ी ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी या फिर ज्यादा कोई डार्क सीक्रेट नहीं है, बट एक बारी महेश बाबू ने अपने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड साउथ इंडस्ट्री को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो बात है 10 मई 2022 की, जब महेश बाबू अपनी प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली पैन इंडिया
फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई आते हैं। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया उनसे क्वेश्चन करती है कि वो बॉलीवुड डेब्यू कब करने वाले हैं, इसका आंसर देते हुए महेश बाबू कहते हैं कि हो सकता है मेरी बात एरोगेंस भरी लगे, बट मुझे हिंदी फिल्मों के कई ऑफर मिले, पर मुझे लगता है कि वे मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तेलुगु सिनेमा में मुझे जो स्टारडम और प्यार मिला है, उसकी वजह से मैंने कभी किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाने के बारे में सोचा ही नहीं। To answer the other question, it was very simple for me, sir. I mean, I don't know if I'm sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. So that's the reason I can't waste my time, because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I've never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. इसके बाद महेश बाबू का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो जाता है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के फैंस एंड साउथ इंडस्ट्री के फैंस आपस में भिड़ जाते हैं। जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री फैंस का कहना था कि महेश बाबू जैसे 10 स्टार को बॉलीवुड ऑफर कर सकता है, और दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री फैंस महेश बाबू के सपोर्ट में कहते हैं कि महेश बाबू तेलुगु सिनेमा के प्रिंस हैं एंड उन्हें अपने घर में जो अपार प्यार, सम्मान और फीस मिलती है, उसे बॉलीवुड कभी मैच नहीं कर सकता। महेश बाबू के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर बॉलीवुड के कुछ एक्टर ने भी अपना रिएक्शन दिया, जैसे कि कंगना रनौत ने महेश बाबू को सपोर्ट करते हुए कहा था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि साउथ इंडस्ट्री के पास बहुत अधिक संसाधन और लोकप्रियता है। इसके साथ डायरेक्टर मुकेश भट्ट महेश बाबू के स्टेटमेंट का बचाव करते हुए कहा था कि अगर एक साउथ इंडियन एक्टर अपने काम से इतना कमा रहा है और खुश है तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाला डायरेक्टर यानी राम गोपाल वर्मा ने महेश बाबू के इस स्टेटमेंट पर असमंजस जताते हुए कहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि महेश बाबू के इस बयान का असल मतलब क्या था। बट ओवरऑल देखें तो इनमें से किसी भी एक्टर या फिर किसी को डायरेक्टर ने महेश बाबू को डिफेम नहीं बल्कि उनको सपोर्ट किया। वहीं महेश बाबू के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर किसी भी बॉलीवुड सुपरस्टार ने रिएक्शन तक नहीं दिया एंड उसका मेन रीजन ये माना जाता है कि महेश बाबू इंडियन सिनेमा के काफी बड़े सुपरस्टार हैं एंड उनका स्टारडम बॉलीवुड सुपरस्टार जितना ही है, इसलिए बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार ने महेश बाबू के इस स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन नहीं दिया। अगर बॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन देते तो ये मैटर और भी बढ़ जाता एंड ये मैटर कब बिग कंट्रोवर्सी में बदल जाता पता भी नहीं चलता है। वहीं ये कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद महेश बाबू एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये क्लियरली बताते हैं कि उन्हें सभी भाषाओं में बनी फिल्में पसंद हैं एंड उनका मतलब सिर्फ इतना था कि वे अपने होम इंडस्ट्रीज में काम करके पूरी तरह खुश हैं, क्योंकि तेलुगु सिनेमा को ऑल इंडिया लेवल पर फैलाने का उनका सपना पहले से ही साकार हो रहा था। ये साउथ इंडस्ट्री के कुछ ऐसे बिग सुपरस्टार की डार्क सीक्रेट एंड बिग कंट्रोवर्सी थी जो कि मैंने आप सभी से इस वीडियो में शेयर करी। तो वीडियो को इसी नोट पर एंड करते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।